24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और तब से ही दो मुल्कों के बीच युद्ध अब तक जारी है। मगर जंग के 18 महीने के बाद यानी 24 अगस्त 2023 को युद्ध पर लगाम लग जाएगा। भीषण जंग का परिणाम दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि 24 अगस्त से पहले यूक्रेन ऐसा धमाका करेगा जिसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन पस्त हो जाएंगे, रूसी ब्रिगेड के होश फाख्ता हो जाएंगे। और जानते हैं, ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन 24 अगस्त को ही पूरा करने के लिए मॉस्को में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तो क्या मॉस्को का विध्वंस आने वाले वक्त में एटमी टर्न लेगा? आखिर क्या है मॉस्को ड्रोन स्ट्राइक की थ्योरी? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 48 घंटों में दूसरी बार मॉस्को पर हमला हुआ है। आत्मघाती ड्रोन अटैक से फिर रूसी कैपिटल मॉस्को दहली और इस बार भी ज़ेलेंस्की के अनमैन्ड शिकारियों ने मॉस्को के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अपने विस्फोटक प्रहार से क्रेमलिन तक में खौफ फैलाया। मॉस्को पर सिलसिलेवार अंदाज में ड्रोन अटैक करना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन ऐसा करने में ज़ेलेंस्की की सेना कामयाब रही। और जानते हैं, भारतीय समय अनुसार 1 अगस्त की सुबह राजधानी मॉस्को पर 3 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को रूसी डिफेंस ने मार गिराया, मगर यूक्रेन के तीसरे ड्रोन ने मॉस्को में जोरदार धमाका किया। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की 21वीं मंजिल से टकराया। ड्रोन अटैक के चलते बहुमंजिला इमारत को भारी नुकसान हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 2 महीनों से लगातार यूक्रेनी सेना मॉस्को पर ड्रोन हमले कर रही है। कामिकाज़े ड्रोन्स के अटैक से मॉस्को में कोहराम मचा रही है। और इस बार जानते हैं यूक्रेन ने किस अनमैन्ड शिकारी का इस्तेमाल किया। वीवर कामिकाज़े ड्रोन का, जो टारगेट पर सटीक और सॉलिड हमले करने के लिए कुख्यात है। रूसी डिफेंस ने मॉस्को ड्रोन हमले से जुड़े जो सबूत जुटाए हैं, उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने इस बार वीवर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन वीवर कामिकाज़े ड्रोन से मॉस्को को धुआं कर चुका है। क्योंकि वीवर एक लॉन्ग रेंज कामिकाज़े ड्रोन है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। यह 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की। यह 30 किलो विस्फोटक के साथ उड़ सकता है। वीवर यूक्रेन का मॉडिफाइड ड्रोन है, जो रडार को भी चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि वीवर ड्रोन को हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से लैस किया जाता है, जिसके चलते ये ज्यादा तबाही मचाता है। और शायद यही वो वजह है जिसके चलते यूक्रेनी डिफेंस मॉस्को में कहर बरपाने के लिए वीवर कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने जो वॉर ऑफ अनमैन्ड ड्रोन छेड़ी है, उससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि बार बार मॉस्को के रक्षा कवच को भेदना, रूसी डिफेंस के अभेद्य किले में सेंधमारी करना कोई मामूली बात नहीं। ऐसे में मॉस्को पर हो रहे सीरियल ड्रोन अटैक के बाद तमाम तरह की आशंकाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। वो ये कि आखिर ज़ेलेंस्की को वो कौन सी शक्ति मिल गई जिसके चलते वो मॉस्को को बार बार दहलाने में कामयाब हो रहे हैं। सिलसिलेवार अंदाज में
मॉस्को के रिहायशी इलाकों में आत्मघाती ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। ये जानने के लिए आप मॉस्को ड्रोन अटैक की 5 बड़ी थ्योरी को ध्यान से देखिए। मॉस्को सिर्फ रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन का सबसे सेफ जोन है, जिसकी सुरक्षा 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए होती है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अटैक ड्रोन और रडार सिस्टम मॉस्को के किले को अभेद्य बनाते हैं। इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी के बाद भी अगर मॉस्को बार बार ड्रोन हमले से दहल रहा है तो यह सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संभव कैसे हो रहा है। मॉस्को ड्रोन अटैक से जुड़ी पहली थ्योरी यह है कि क्या यूक्रेन के बीवर ड्रोन ने कीव से करीब 900 किलोमीटर की उड़ान भरकर मॉस्को में हमला किया, क्योंकि बीवर कामिकाजी ड्रोन की रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। दूसरी थ्योरी यह है कि क्या रूस में मौजूद पुतिन के विद्रोही गुट ने यूक्रेन से हाथ मिलाकर ड्रोन के जरिए मॉस्को में हमला कर सनसनी फैलाने की कोशिश की। और तीसरी थ्योरी यह भी है कि क्या यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट मॉस्को में दाखिल हो चुके हैं और वहीं ड्रोन अटैक के जरिए मॉस्को में बारूदी कोहराम मचाने की साजिश रच रहे हैं। चौथी थ्योरी यह है कि क्या पुतिन खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मॉस्को में ड्रोन अटैक करवा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में मिल सके। और पांचवी थ्योरी यह है कि क्या यूएस और नेटो स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे यूक्रेनी ड्रोन बड़ी आसानी से मॉस्को के रक्षा कवच को भेद कर विस्फोटक धमाका कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। फिलहाल इन 5 थ्योरियों में से कौन सही है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मॉस्को पर बैक टू बैक ड्रोन अटैक करने का फायदा सीधे तौर पर यूक्रेन को मिल रहा है। वहीं मॉस्को में लगातार हो रहे हमले से पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट पुतिन की किरकिरी हो रही है। एक तरफ मॉस्को में बारूदी बवंडर उठा हुआ है तो दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज से ठीक 23 दिन बाद रूस यूक्रेन जंग पर युद्ध विराम लग जाएगा। चौबीस अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी सनक मस्त हो जाएगी, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। ऐसे में 24 अगस्त से पहले ज़ेलेंस्की जंग को जीतना चाहते हैं, लिहाजा यूक्रेन ने जंग को मॉस्को शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत लगातार मॉस्को पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं ताकि 24 अगस्त से पहले रूस पर यूक्रेन बड़ा अटैक कर सके। यानी 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और इसके ठीक 18 महीने बाद युद्ध विराम होगा। लेकिन जितना आसान रूस पर फतेह करना ज़ेलेंस्की को लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब अगर मॉस्को दहला, अब अगर पुतिन का रक्षा कवच टूटा तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी न्यूक्लियर बम फूटना तय। क्योंकि अगर रूस पर आंच आई तो फिर पुतिन की एटॉमिक आंच गिरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रणभूमि में रशियन टैंक की बमबारी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक टैंक ने यूक्रेनी काफिले को ध्वस्त कर दिया। रणभूमि में रशियन टैंक की बमबारी, एक टैंक ने यूक्रेनी काफिले को ध्वस्त किया। यूक्रेन के 10 सैन्य उपकरण भी तबाह हो गए। यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन और 2 टैंक भी तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही रूस ने कहा था कि अगर उसकी जमीन पर वेस्ट के हथियारों से हमले हुए तो रूस को परमाणु हमला करने का पूरा अधिकार है। अब यह विनाशक डर वास्तविकता बन सकता है।
क्योंकि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पश्चिम के खिलाफ फाइनल परमाणु नीति तैयार कर ली गई है। सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर से दुनिया कुछ ही कदम दूर है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार पुतिन का डूम्सडे प्लान एक्टिवेट हो चुका है। देखिए रूस की सीक्रेट परमाणु तैयारी दरअसल क्या है। 31 जुलाई और 1 अगस्त साल 2023 के ये 2 दिन धरती विनाश का ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को पर अब से पहले इतने बड़े हमले नहीं हुए। ये रूस के अभिमान पर बारूदी प्रहार है और एक ग्लोबल महाशक्ति के सबसे सुरक्षित गढ़ में हुए हमलों ने पुतिन के सब्र की सीमा ही समाप्त कर दी है। मॉस्को में हुए ड्रोन हमलों के बाद रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, चीफ सैन्य कमांडर और स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर्स की आपात बैठक बुलाई गई। रूस ने हालात की समीक्षा की और अपनी परमाणु नीति के साथ साथ परमाणु जखीरे की भी समीक्षा पूरी कर ली। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ग्लोबल परमाणु अग्नि की विध्वंसक चेतावनी जारी कर दी है और रूस के सबसे पहले टारगेट बन सकते हैं यूक्रेन के मित्र देश। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हमारे सैन्य बल यूक्रेन और उसके मित्र देशों के साझा काउंटर ऑफेंसिव को असफल बना रहे हैं। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के सैन्य बल सिर्फ नेटो और यूक्रेन के साझा हमले को असफल नहीं कर रहे बल्कि परमाणु विश्व युद्ध को टाल रहे हैं। मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को अंतिम न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस की इंच भर जमीन पर भी कब्जा किया तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रूसी राष्ट्रपति के राज्यादेश के तहत रूस परमाणु हमला करने को बाध्य होगा। परमाणु युद्ध सीधे यूक्रेन के पश्चिमी मददगारों के साथ होगा। रूस यूक्रेन की जंग में अब तक रूस के सीमाई शहर ही प्रभावित हो रहे थे, लेकिन केवल जुलाई के महीने में ही मॉस्को पर 3 हमले हो चुके हैं। अब तक मॉस्को पर 9 ड्रोन हमले हुए हैं और रूस का दावा है कि इनके पीछे यूक्रेन और उसके मददगार देश हैं। इसीलिए रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है। मेदवेदेव के इस बयान के बाद वॉशिंगटन तक डिप्लोमैटिक हलचल बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि मेदवेदेव का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका अभी बयान को लेकर चिंतित है, लेकिन चिंता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और बाइडेन का दफ्तर फिलहाल इस पर चुप है। यह है रूस का डूम्सडे प्लान। मॉस्को पर लगातार 2 दिन तक हमले के बाद इस डूम्सडे की जगह बदल दी गई। पुतिन के डूम्सडे प्लेन की जिम्मेदारी 8th स्पेशल पर्पस एविएशन डिवीजन की है। इस प्लेन का ठिकाना मॉस्को के नजदीक चक्लोवस्की एयरबेस है। मॉस्को पर हमला होने के बाद प्लेन की लोकेशन बदल दी गई है। इस प्लेन की लोकेशन बदला जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्पेशल पर्पस एविएशन डिवीजन का हरकत में आना बहुत बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि ये प्लेन युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि महाविनाशक युद्ध का बटन दबाने वाले पुतिन के लिए है।
पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूशन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इसको परमाणु हमले के समय इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार की नीति निर्माताओं के बैठने की जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर असर नहीं होता। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। इस विमान के साथ साथ रूस का MiG-29 चलता है। इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी इस बेड़े में होता है। Tu-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर भी इसके साथ ही रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार भी लगे होते हैं। रूस के पूरे युद्ध काल में यह विश्व विनाशक प्लेन 9 मई 2022 को मॉस्को के आसमान पर नजर आया था। नौ मई को जब रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड निकाली तो डूम्सडे प्लेन के साथ मेग और TU बॉम्बर नजर आए थे। करीब 1 साल 3 महीने बाद डूम्सडे प्लेन को मॉस्को के चक्लोवस्की एयरबेस से हटा दिया गया है। परमाणु हमले की सबसे बड़ी तैयारी का इकलौता संकेत यही नहीं है। इसके अलावा भी रूस ने 2 दिन में परमाणु हथियारों से जुड़ी कई असामान्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। क्रेमलिन ने न्यूक्लियर एरोस्पेस फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस बेस हाई अलर्ट पर है। पुतिन ने एटमी हमले से जुड़े सभी कोड बदल दिए हैं। पुतिन ने कहा कि एटमी हमले को रोकने वाली संधि यूक्रेन ने तोड़ दी है। रूसी मीडिया कह रहा है राजधानी पर संकट मतलब अस्तित्व पर संकट है, तो परमाणु हमला किया जाए। जिस तरह यूक्रेन रूस की राजधानी को टारगेट बना रहा है, आशंका है कि रूस पलटवार में कीव पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो वो शांत नहीं बैठेगा। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला नेटो पर परमाणु हमला माना जाएगा। अगर रूस ने एटमी बटन दबाया तो पहले हमले के दिन तारीख तो दुनिया देख रही होगी, लेकिन परमाणु युद्ध इतना लंबा छिड़ सकता है कि दुनिया ही ना बचे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। रूसी कब्जे वाले खेरसोन से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी कब्जे वाले खेरसोन में यूक्रेनी हमला हुआ है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से गिराए हैं बम। बमबारी में रूस का हथियार गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। दरअसल जो युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है वो ब्लैक सी से है। डेन्यूब डेल्टा पर रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है। ब्लैक सी फ्लीट के 6 जहाज डेन्यूब डेल्टा पहुंच चुके हैं। रूसी जहाजों की गतिविधि पर यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। रेनी पोर्ट को पहले ही तबाह कर चुका है रूस। रोमानिया पर भी हमले की आशंका अब गहरा गई है। क्रीमिया को वापस पाने की जिद में ज़ेलेंस्की किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि एक तरफ यूक्रेन मॉस्को पर अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ ब्लैक सी में रूस को काउंटर किया जा रहा है। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के पेट्रोलिंग शिप पर ड्रोन अटैक किया। शिप तो बाल बाल बच गया, लेकिन यूक्रेन की इस हिमाकत ने पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। अब ब्लैक सी में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। काले सागर में बारूदी बवंडर, रूसी जहाजों पर अटैक दनादन। सीक्रेट ठिकाने से बड़ा एक्शन, तबाही मचाने पर आमादा यूक्रेन। अब चाहे जो हो जाए,
ज़ेलेंस्की ने ठान लिया है कि वो रूस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा कि अगर रूस जंग जीत भी जाए तो भी यूक्रेन के दिए जख्मों से कराहता रहे। इसीलिए जहां मॉस्को पर यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, वहीं ब्लैक सी में रूस का दबदबा खत्म करने के लिए अड़ा हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है जिससे रूस ग्रेन कॉरिडोर को खोल दे और यूक्रेन में सड़ रहा अनाज बचाया जा सके। रूस ने ग्रेन कॉरिडोर पर अपने वॉरशिप तैनात किए हुए हैं। इसके पीछे सीधा मंसूबा है, अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो रूस उसे खदेड़ सके। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। सेवेस्तोपोल से ब्लैक सी में साउथ वेस्ट दिशा में 340 किलोमीटर दूर तैनात रूस के पेट्रोलिंग शिप पर हमला किया गया और यह हमला सी ड्रोन से किया गया। जिन दो पेट्रोलिंग शिप पर अटैक हुआ उनमें से एक सर्जेई कोटोव और दूसरा वासिली बाइकोव था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन का ड्रोन अटैक कामयाब नहीं हो पाया। अटैक से पहले ही ड्रोन का खात्मा कर दिया गया। दावा यह भी है कि 3 सी ड्रोन हमला करने के लिए आए थे, जो कि ग्रेन कॉरिडोर की हिफाजत में लगाए गए शिप के एकदम पास पहुंच गए थे। यानी अगर जरा भी देर हो जाती तो ब्लैक सी धधक उठता, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने मॉस्को को डुबोकर रूस को बड़ा झटका दिया था। यूक्रेन के इस हमले से इतना तो तय है कि वो काले सागर में रूस को खदेड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और इसके लिए लगातार ड्रोन बटालियन का इस्तेमाल कर रहा है, जो सीक्रेट झील से निकलकर अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि रूस को आखिरी वक्त तक इसकी भनक तक नहीं लग पाती। कहीं यूक्रेन कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए रूस ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी है। 3 और जंगी जहाज तैनात किए गए हैं जो कि कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। इन जहाजों में कुल 16 मिसाइल लगे हुए हैं। यानी रूस इस दफा यूक्रेन को कोई मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन के सी ड्रोन ग्रेन कॉरिडोर के एकदम पास तक आ गए थे। इस दफा रूस उन्हें देखते ही मिसाइल से उड़ा देने की तैयारी कर चुका है। यानी ब्लैक सी में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। यूक्रेन ने सीक्रेट झील में अपने विनाशकारी हथियारों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यूक्रेन की सीक्रेट झील ओडेसा पोर्ट के पास है, जो क्रीमिया से करीब 340 किलोमीटर दूर है। ऐसा बताया जा रहा है कि क्रीमिया पर अभी तक जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं वो अटैक सीक्रेट झील से गए ड्रोन ने ही किए थे। यानी सीक्रेट झील एक नेवल बेस की तरह काम कर रही है। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी में दबदबा कायम करने के लिए ब्लैक सी में रूसी जहाजों और रूसी ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर 5 अहम ठिकाने हैं, जिसमें सबसे पहला टारगेट सेवेस्तोपोल नेवल बेस है, जहां से रूस ब्लैक सी पर निगरानी रखता है। दूसरा टारगेट कर्च ब्रिज है, जो क्रीमिया की लाइफलाइन कहा जाता है। तीसरा टारगेट कोन्हा ब्रिज है, जो क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ता है। और चौथा टारगेट याल्टा है, जो क्रीमिया का बड़ा शहर है। 5वें टारगेट पर रूस के वॉरशिप हैं, जो ग्रेन कॉरिडोर की निगरानी में लगे हुए हैं। अचानक से यूक्रेन के तेवर इतने खौफनाक हो गए हैं कि रूस पलटवार के लिए एटम बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल ज़ेलेंस्की को यह बात अच्छी तरह से पता है कि विंटर से पहले अगर रूसी फौज को थाम लिया तो वो जंग को लंबा खींच सकते हैं। और यूक्रेन ऐसी कोशिश में है कि अगर किसी तरह से क्रीमिया हाथ में आ जाए तो रूस पर ग्रेन कॉरिडोर खोलने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही रूस को शर्तों के साथ
जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन अपना आखिरी वार पूरी ताकत से कर रहा है, जिसमें एक तरफ मॉस्को को दहला रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक सी में कोहराम मचा रहा है, यानी रूस को कंफ्यूज कर सके कि यूक्रेन अगला अटैक कहां करेगा। इसी बीच यूक्रेन उन इलाकों पर भी कब्जा कर सकता है जहां रूसी फौज डेरा डाले बैठी है, क्योंकि रूस का पूरा फोकस मॉस्को और क्रीमिया बचाने में रहेगा। इस बीच यूक्रेन वापस एक साल पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि पुतिन के पास आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु बम की सबसे बड़ी खेप है। कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन क्रीमिया जीतने का ख्वाब देखता रह जाए और पुतिन यूक्रेन की सीक्रेट झील पर इतनी तबाही मचा दें कि वो दोबारा काले सागर में दबदबे की सोच भी ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ल्यूबोत्स्की शहर की फैक्ट्री में ये आग लगी है। आगजनी के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। 3 दिन से यूक्रेन के निशाने पर है मॉस्को। लगातार या तो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं या फिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनमें यूक्रेनी एजेंट्स के हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है। क्रीमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की पूरा जोर लगा रहे हैं। क्रीमिया पर आखिरी चोट करने की तैयारी भी हो चुकी है। क्रीमिया को जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने खूंखार अज़ोव लड़ाकों को एक बार फिर जंग के मैदान में उतार दिया है। तुर्की से अज़ोव ब्रिगेड के लौटते ही क्रीमिया के मोर्चे पर विध्वंसक जंग की ज्वाला बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ऑपरेशन क्रीमिया के लिए ज़ेलेंस्की के स्पेशल कमांडोज को ब्रिटेन में खास ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की क्रीमिया को हासिल कर पाएंगे। जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन के विनाशकारी बदले का जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी युद्ध में घातक हथियारों के साथ अपनी उस बटालियन को उतार दिया है जिसे यूक्रेन की बहुत ही खूंखार आर्मी माना जाता है। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्रीमिया को फतेह करने का प्लान काफी दिनों से घूम रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर धमकी दी है कि उनकी सेना क्रीमिया तक पहुंचेगी और उस पर कब्जा करके रहेगी। ऐसे में क्रीमिया के मोर्चे पर जंग की ज्वाला बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई है। यूक्रेन ने इस स्पेशल फोर्स को खास तौर से क्रीमिया को जीतने के लिए तैयार किया है। यूक्रेन ने इसके लिए 2000 से ज्यादा कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन के कमांडोज को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी गई है। उधर ऑपरेशन क्रीमिया की कामयाबी के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अज़ोव बटालियन पर भरोसा जताया है। अज़ोव बटालियन तुर्की से लौट आई है। अज़ोव नेशनल बटालियन यूक्रेन की सेना की रेजिमेंट है। अज़ोव यूक्रेन का 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड बन चुका है। अज़ोव ब्रिगेड को बाखमत भी भेजा गया था। यूक्रेन की अज़ोव बटालियन वही ग्रुप है जिसने मारियोपोल में रूस के सैनिकों को कड़ी टक्कर दी थी। उस समय दावा यह भी किया गया था कि मारियोपोल में अज़ोव बटालियन के हाथों जीत आते आते रह गई थी। रूस के खिलाफ मारियोपोल के अलावा कई मोर्चों पर अज़ोव बटालियन अपना दमखम दिखा चुकी है। अब तुर्की से लौटने के बाद अज़ोव नेशनल बटालियन एक बार फिर बतौर नेशनल गार्ड क्रीमिया के मोर्चे पर रूसी सैनिकों से भिड़ेगी। यूक्रेन की मुहिम को देखते हुए रूस की सेना पहले से ही क्रीमिया में मुस्तैद है। अगर यूक्रेन क्रीमिया पर हवाई हमले करता है तो रूस के पास जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पिछले दिनों जब यूक्रेन ने क्रीमिया में हवाई हमले किए तो उसका एक भी ड्रोन जमीन को नहीं छू सका और क्रीमिया में बड़ा धमाका करने में यूक्रेन पूरी तरह नाकाम रहा था।
रूस का दावा है कि 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 44 ड्रोन को मार गिराया था और यूक्रेन से आने वाले सभी ड्रोन ब्लैक सी में समा गए थे। रूस की जमीन पर हमले के लिए कितना बेताब है, इसका अंदाजा आप रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे से लगा सकते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि क्रीमिया इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। हाल ही में क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया था। तब पुतिन ने यूक्रेन के इस हमले को टेरर अटैक करार दिया था और यूक्रेन से बड़ा बदला लेने की कसम खाई थी। पुतिन ने 19 किलोमीटर लंबे कर्च ब्रिज पर सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दे दिए थे। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूसी फोर्स ने तगड़े इंतजाम किए। क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर रूस बहुत अलर्ट है, लेकिन हाल ही में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर बड़ी धमकी दी थी। यूक्रेन ने पहली बार ये बात भी कबूल की है कि साल 2022 में क्रीमिया ब्रिज पर जो बड़ा धमाका हुआ था उसे यूक्रेन ने ही करवाया था। यूक्रेन के इस ऐलान से रूसी सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसने तुरंत ही ऑपरेशन बदला लॉन्च कर दिया और यूक्रेन पर आग बरसाने लगी। यूक्रेन के दूसरे काउंटर अटैक को पूरी तरह कुचल देने के लिए पुतिन अभी लाखों फाइटर्स को फ्रंट लाइन पर भेजने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले बेलारूस में वैगनर फोर्स की मौजूदगी और अब पोलैंड बॉर्डर की तरफ उसकी रवानगी। अंदेश और अटकलों के बीच अब पूर्वी यूरोप में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लुकाशेंको ने आज अपने बयान से तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। पोलैंड की सीमा पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं अमेरिका से बेलारूस के लिए सीधी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अमेरिका पोलैंड पर हमले को नेटो पर हमला मानेगा, तो वहीं रूस ने भी साफ कर दिया है कि बेलारूस पर आंच आई तो रूस सबक सिखाएगा। क्या वो वक्त करीब आ चुका है जब पुतिन नेटो से हिसाब चुकता करेंगे? क्या अब नेटो बनाम रूस की लड़ाई का पूरा प्लान तैयार है? क्या अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप के कई शहरों में युद्ध की चिंगारी सुलगने वाली है? वैगनर फोर्स की हर मूवमेंट के साथ नेटो देशों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। खतरे का एहसास होते ही पोलैंड की सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ये पोलैंड की स्नाइपर फोर्स है। कई किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाले निशानेबाजों को बॉर्डर पर भेजा गया है। दिन रात दूरबीन से निगरानी चल रही है। पोलैंड ने भारी हथियारों की तैनाती के साथ इन निशानेबाजों को इसलिए भेजा है ताकि बॉर्डर पार करने वाले हर वैगनर लड़ाके के सीने में गोली दागी जा सके। लेकिन पोलैंड जानता है कि वैगनर फोर्स को लेकर क्रेमलिन में जो रणनीति बनी है, वैगनर्स के लिए जो हथियार फाइनल किए गए हैं, उसमें परमाणु वॉरहेड भी शामिल है। इसलिए सिर्फ पोलैंड ही नहीं, नेटो भी सतर्क है। दोनों तरफ से ऐलानों का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि वैगनर्स का पोलैंड पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोलैंड पर किसी भी हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। रूस ने भी इसका जवाब दिया है। कहा गया है कि बेलारूस पर हमला रूस पर अटैक माना जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में रूस के सैनिकों की जगह अब वैगनर फोर्स लेगी। बेलारूस में कई महीनों से रूस के हजारों सैनिक तैनात हैं। इनके पास आर्टिलरी और दूसरे हथियार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की आर्मी यूक्रेन के अलग अलग मोर्चे पर शिफ्ट होगी और बेलारूस में मौजूद तमाम हथियार और आर्टिलरी वैगनर फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यही वजह है कि पोलैंड से टैंकों का काफिला बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। पोलैंड बॉर्डर पर जंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच बेलारूस और ईरान में एक समझौता हुआ है।
बेलारूस और ईरान सैन्य सहयोग को लेकर डील हुई है। युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद करने की डील की है। खतरा सिर्फ पोलैंड को लेकर ही नहीं है, लिथुआनिया ने भी वैगनास की मूवमेंट को लेकर चिंता जताई है। बेलारूस के करीब वैगनास की मौजूदगी से लिथुआनिया, पोलैंड और लातविया में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा है। लिथुआनिया की सीमा पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सुवाल्की कॉरिडोर के पास वैगनार तैनात हैं। यहां तेजी से सुरंग खोदी जा रही है। दावा है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर 100 लड़ाकों की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी और पोलैंड पर हमला किया जाएगा। अब अमेरिका के लिए दो चुनौती है। पहली ये कि पोलैंड से यूक्रेन का रूट किसी भी तरह से बंद ना हो ताकि यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचती रहे। दूसरी चुनौती वैगनास को कंट्रोल में रखने की है। वैगनास को खत्म करने के लिए बेलारूस की सीमा में ऑपरेशन चलाना होगा और ये सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना होगा। फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की नीति पर है, लेकिन पोलैंड में युद्ध की तैयारी अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन की राजधानी में भारी बरसात ने विनाश मचा दिया है। बीजिंग की बस्तियां, रेलवे स्टेशन बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। कई नदियों के पुल ध्वस्त हो गए हैं। अचानक आई फ्लैश फ्लड में इंसान और भारी वाहन सब बह गए। हजारों करोड़ का नुकसान आंका गया है। चक्रवात की बारिश में चीन की राजधानी बुरी तरह फंस गई है। देखिए बीजिंग से आई ये भयावह तस्वीरें। भारी बरसात की ऐसी मार पड़ी कि चीन की राजधानी पर जल का कब्जा हो गया। बीजिंग में बादलों से ऐसी मुसीबत बरसी कि शहर की सड़कों पर पहाड़ी नदियों जैसा प्रचंड सैलाब बहने लगा। भारी बारिश से बीजिंग की सड़कें देखते देखते समंदर बन गई। बाढ़ के प्रचंड वेग के साथ टनों वजनी गाड़ियां बहने लगी। लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। बीजिंग के बाहरी इलाके से होकर बहने वाली मोंडाई नदी में फ्लैश फ्लड से बाढ़ आई। पुल ध्वस्त हो गया और पुल से गुजरती कार बह गई। बीजिंग के गली मोहल्लों, बस्तियों में कई फीट ऊंचाई तक पानी भर गया। बीजिंग के बाहरी इलाकों में बाढ़ ने सबसे भयंकर तबाही मचाई। चीन की राजधानी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बीजिंग के बाहरी इलाकों में बने कई मकान पानी के वेग के आगे टिक नहीं पाए। बाढ़ के पानी में एक ट्रेन फंस गई जिसके 1870 मुसाफिरों और 68 क्रू मेंबर्स को भारी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। डॉक्सुरी चक्रवात चीन पर बर्बादी बनकर बरसा है। बीजिंग में 24 घंटे के भीतर 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाढ़ में राजधानी बीजिंग का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।